13 मार्च 2026 को निफ्टी 23,151 पे बंद हुआ जाके। एक तरफ यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ब्रेंट क्रूड $100 के पार जा चुका है। दूसरी तरफ रुपी को अगर हम देखें तो वो 92.37 जा चुका है। ये एक नया लो है। अगर हम FIIs की बात करें तो वो कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहे हैं। सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशंस मार्च में हुए और उसमें FIIs ने 45,000 करोड़ रुपए इंडिया से निकाल लिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमें पैनिक करना चाहिए, अपनी SIPs रोक देनी चाहिए, या सारा पैसा निकाल के हमें FD में डाल देना चाहिए? या फिर ये वो मूवमेंट है जिसके लिए बहुत सारे पेशेंट इन्वेस्टर्स बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे मार्केट में होने का? तो एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रुपी पे, और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको एक क्लियर पिक्चर देना। 3 चीजें जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर मार्केट्स में हो क्या रहा है, आखिर ये क्या चल रहा है, एग्जैक्ट नंबर्स के साथ जानेंगे। दूसरा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ग्लोबल फैक्टर्स और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों की हम बात करेंगे। और तीसरा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क में आपको बताऊंगा कि इस तरह के सिनेरियो में आप किस तरह से पैसा लगा के अपने पोर्टफोलियो को एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ के लिए अग्रसर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है। सीधे नंबर्स पे जाते हैं तो निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई था 26,373, जो कि 5 जनवरी 2026 को बना था। और आज मार्च 14, 2026 को, यानी 13 मार्च 2026 को जब निफ्टी बंद हुई थी तो 23,151 पर जाके बंद हुई। मतलब ऑल टाइम हाई से लगभग 12% का करेक्शन आ चुका है। अब ये सुनने में काफी ड्रामेटिक लगेगा, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर हम निफ्टी 50 का 52 वीक लो देखेंगे तो वो 21,743 रुपए है, और जो लेवल अभी चल रहा है निफ्टी का वो इस लो से काफी ऊपर है। तो अभी यहाँ पे हमें 52 वीक लो तक का देखने को नहीं मिला है, इतने करेक्शन होने के बाद भी। एक टेक्निकल पैरामीटर जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहलाता है, अगर हम उसकी बात करें तो RSI अपने मिड 20s में चल रहा है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इस पैरामीटर को समझें तो ये एक डीपली ओवरसोल्ड टेरिटरी हो जाती है। मतलब प्रोफेशनली ट्रेन्ड एनालिस्ट्स के हिसाब से मार्केट बहुत ज्यादा बिक चुकी है। जब RSI इतना लो हो जाता है तब हिस्टोरिकली हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 अपने पीक से लगभग 15 से 16% करेक्ट हो चुकी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी 51 से लेके 100 स्टॉक्स की जो इंडेक्स है वो 22% करेक्ट हो चुकी है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 लगभग 14 से 15% तक करेक्ट हो चुकी है, और कुछ क्वालिटी स्टॉक्स तो 35 से 40% तक गिर चुके हैं अपने हाई से। तो ये आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स जिसके लिए काफी टाइम वेट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आइए समझते हैं। प्राइस करेक्शन का मतलब होता है कि इंडेक्स शार्पली क्रैश करे, जैसे कोविड में हुआ था कि 5 हफ्ते में ही 40% इंडेक्स करेक्ट हो गई थी। वो ड्रामेटिक होता है लेकिन शॉर्ट होता है। उसके बाद आता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन ज्यादा दर्दनाक होता है। मार्केट साइडवेज चल रही होती है, कभी 200 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, कभी 300 पॉइंट नीचे चली जाएगी, और ये कंटिन्यूसली हर महीने आपको देखने को मिलता रहेगा। इसमें आपका पेशेंस बहुत तेजी से टूटता है, और पिछले 1.5 साल से हमें यही एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। ये दोनों चीजें साइकोलॉजिकली अलग हैं। प्राइस करेक्शन में आपको दिख रहा होता है कि मार्केट में क्रैश आया, बट टाइम करेक्शन के केस में आपको कहीं दिख नहीं रहा होता है, बट आप इन्वेस्टेड होते हैं लेकिन आपकी वैल्यू ग्रो नहीं कर रही होती, और आप स्लोली थक जाते हैं और सोचते हैं क्या ये रिकवर होगा, कि क्या मैंने गलत टाइम पे एंटर कर दिया है क्या मार्केट में, और क्या मेरे लिए स्टॉक मार्केट सही है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन दोनों का एंड रिजल्ट एक ही होता है, जो पेशेंस रखता है उसी की वेल्थ बनती है। अब आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है मार्केट में। तो ग्लोबल फैक्टर्स और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों को ही हम यहां पे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर वो कौन से ग्लोबल ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं मार्केट में। तो सबसे पहला तो यूएस, इजराइल, ईरान वॉर है, जो कि 28 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ था। ये अभी तक का सबसे बड़ा ट्रिगर है। 28 फरवरी से लेके अभी तक का मार्केट में जितना करेक्शन आया है वो इस वॉर की वजह से आया है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है
जो कि ईरान के कंट्रोल में है। दुनिया के 20% ऑयल का रास्ता वहां से निकलता है और जिसको कि अभी करेंटली डिसरप्ट कर दिया गया है। यहां से कोई टैंकर नहीं निकल पा रहा है, ईरान ने इसको बंद कर दिया है। तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई काफी ज्यादा हिट करी है इसकी वजह से। अब जो ब्रेंट क्रूड पहले $72 था वॉर के पहले, वो आज की तारीख में $103 के ऊपर जा चुका है, यानी 43% का इंक्रीज हमें दिखाया है ऑयल के प्राइस में, और ये भी सिर्फ 2 हफ्ते में हुआ है। अब ये इंडिया के लिए इतना सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसका ऑलमोस्ट 90% हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, यानी हर $10 बैरल का जंप इंडिया के इंपोर्ट बिल में लगभग 1 लाख करोड़ ऐड कर देता है। ये डायरेक्टली रुपी पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता रहता है। अब अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो उन्होंने लगभग 400 मिलियन बैरल्स का रिजर्व रिलीज किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा रिलीज था। फिर भी ऑयल जो है वो $100 के ऊपर ही है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन कितनी सीरियस है। दूसरा ट्रिगर है, रुपी अपने रिकॉर्ड लो पे चला गया है, 92.37 पर डॉलर चला गया है, और कुछ एनालिस्ट्स की माने तो ये 95 तक का जा सकता है। अब 13 मार्च को रुपी $92.37 पर पहुंच गया और अभी भी उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। इसके 3 रीजंस है। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली अपना पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर है वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है। दूसरा, डॉलर डिमांड फॉर ऑयल। ऑयल इंपोर्ट के लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए आपको, क्योंकि ऑयल जो है वो डॉलर में ही ट्रेड होता है। तीसरा है ग्लोबल रिस्क ऑफ। अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो इमर्जिंग मार्केट्स में जो लोग पैसा लगाते थे, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को भी अगर हम कंसिडर करें, वहाँ से भी कंटिन्यूसली पैसा निकाला जा रहा है, और वो जा रहा है जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री जहाँ से पैसा आता है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में वो है यूएस, और यूएस में ही ये पैसा जा रहा है वापस, और यूएस डॉलर इस वजह से और स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तीसरा ट्रिगर अगर हम देखेंगे तो वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक्सोडस। तो इसी की हम बात कर रहे थे कि 45,000 करोड़ 8 दिन में निकल जाना एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली मार्केट करेक्ट हो रही है। अगर हम फरवरी की बात करें तो एफपीआईज ने लगभग 22,000 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया में। 17 महीने में ये पहली बार हुआ था कि इतना अमाउंट एफआईआईज ने इंडिया में लगाया हो, और ये ट्रेड डील के बाद इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हुए थे, इसलिए वो पैसा आया था। लेकिन मार्च शुरू होते ही सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशंस में जैसे ही वॉर शुरू हुआ, एफआईआई से वापस से सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया, और ये 45,000 करोड़ निकाल के लेके चले गए। और ये अब तक का जनवरी 2025 के बाद का अब तक वर्स्ट आउटफ्लो है इंडियन मार्केट से। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं। इसमें आते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड्स। तो ये सब मिल के लगभग 7,000 करोड़ से 12,000 करोड़ की परचेजिंग लगभग डेली कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट उतनी तेज नहीं गिर रहा है जितना पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है। मार्केट गिर जाता है एफआईआई के एग्जिट करते ही। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस टाइम पे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट्स को। अब डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन करेक्शन। अब 2021 से 2024 तक का जो हमें एक बुल मार्केट देखने को मिली थी, जिसमें सब लोगों ने पैसा डबल ट्रिपल कर लिया था अपना, उसको अगर हम एवरेज होता देखें तो वो करेक्शन हुआ है वैल्यूएशंस का। कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी, पीई के ऊपर बहुत ज़्यादा चले गए थे, उतनी अर्निंग्स नहीं है जितने पे शेयर्स ट्रेड हो रहे थे। तो ये एक करेक्शन हुआ वहां से, जिसमें वैल्यूएशंस कंपनीज की कम आई हैं, जिसकी वजह से हमें ये मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक अच्छी खबर भी है। निफ्टी अगर 23,151 पे खड़ा है तो निफ्टी का जो पीई है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के क्लोज है। मतलब ओवर वैल्यूएशन का बबल अब यहाँ से जा चुका है और काफ़ी हद तक ये डिफ्लेट हो चुका है। तो जो लोग वेट कर रहे थे एक अच्छे वैल्यूएशंस पे एंटर करने की मार्केट में, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया टाइम हो चुका है। अगर हम दूसरे ट्रिगर की बात करें तो वो अर्निंग स्लो डाउन है। तो हमें बीच में अर्निंग्स में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला था। जिस तरह की अर्निंग्स होनी चाहिए थी कंपनीज की वैसी हुई नहीं। जो एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ मीट नहीं कर पाई बहुत ज़्यादा कंपनीज अपने रिजल्ट्स को लेके, और वो एक्सपेक्टेड था कि अर्निंग्स कम होंगी तो वैल्यूएशन अपने आप करेक्ट होंगे, जो हमें सारी चीज़ देखने को मिली। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, तो आपको समझना ज़रूरी है कि एक फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है।
अगर हम निफ्टी अर्निंग्स की बात करें तो जो 15% की ग्रोथ थी वो वहां से कट होकर सिर्फ 5% पे रह गई। ये इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे था और मार्केट ने इसको प्राइस किया अपने में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिकवरी शुरू हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में 15% ईपीएस ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, अगर ऑयल का शॉक परमानेंटली मार्जिन्स को डिसरप्ट नहीं करता है तो। अब देखिए, ऑयल तो हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ तो हमें पता है कि अगर $100 के ऊपर अगर ऑयल चल रहा है तो हमें बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। बट अगर हम एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे और जिसके लिए हम पूरा ही डिपेंडेंट थे गल्फ कंट्रीज पे। अब जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तो ये सारी चीज़ें इंपैक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन बढ़ता देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश कर रही है, बट वो कितनी सफल होगी वो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। इन चीज़ों की वजह से यहाँ इन्फ्लेशन पे भी इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं इंडियन इकोनॉमी इस टाइम पे किस तरह की सिचुएशन में खड़ी है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 में 7.8% था। ये एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी अगर हम जीडीपी की बात करें तो। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो ऑफिशियल प्रोजेक्शन है वो 7.6% का है। आरबीआई का अगर हम एस्टिमेट देखें तो वो 7.4% का है। दोनों ही नंबर्स दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के हैं। तो हमें यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दिख रही है जीडीपी की वो बहुत अच्छी दिख रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन फिगर्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 2.1% का प्रोजेक्टेड है। ऑयल से थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब आरबीआई का Q4 का जो यहाँ पे है वो 3.2% का देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा जो 2.1 का था उससे थोड़ा ज़्यादा है और इसमें ऑयल को उन्होंने फैक्टर इन किया है। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। 3.2% का इन्फ्लेशन भी इंडिया के हिसाब से कंट्रोल में ही माना जाएगा। आरबीआई ने फरवरी 6 को रेपो रेट 5.25% पे होल्ड किया है, लेकिन ये एक पॉज है, रिवर्सल नहीं है। फरवरी 2025 से अभी तक 125 बेसिस पॉइंट्स की क्यूमुलेटिव कट्स हो चुकी हैं और उनका ट्रांसमिशन होना शुरू हो गया है। अगर हम वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट की बात करें तो वो लगभग 105 बेसिस पॉइंट्स नीचे आ गया है। यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील हुई थी कितने दिन तक का वो सस्टेन करेगी वो तो नहीं पता, लेकिन उससे टैरिफ जो 50% तक लग गए थे वो अब 18% पे आके रुक गए हैं। आईटी सेक्टर के लिए भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। जेनरिक फार्मा के लिए कोई टैरिफ नहीं है और ये चीज़ें स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है इंडिया के लिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप 5 साल का होराइजन देख रहे हैं तो क्या इंडिया आज की डेट से बड़ी इकोनॉमी बन पाएगी? इंडिया में क्या ज़्यादा जॉब्स होंगे? इंडिया में क्या ज़्यादा कंजम्पशन होगा? इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आपका हाँ है तो ये जो 12% की हमें ऑल टाइम हाई से करेक्शन देखने को मिला है ये आपके लिए वार्निंग नहीं, ये एक विंडो बन जाती है कि जिस टाइम पे आप अपने एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे टाइम पे एंटर कर सकते हैं मार्केट्स में। अब एक बार साइकोलॉजी ऑफ करेक्शंस देखते हैं। आपका जो दिमाग है, आप अगर अपने पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली मॉनिटर करते चले जा रहे हैं तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और ये शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो, क्योंकि डेटा समझाना ईजी है लेकिन अपने इमोशंस को मैनेज करना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और हिस्ट्री में इसके बहुत ज़्यादा प्रूफ्स मौजूद है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, निफ्टी 65% गिर गया। दुनिया बोल रही थी सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। जो लोग इन्वेस्टेड है उनका पोर्टफोलियो 70 महीने में ही पूरा रिकवर हो गया और फिर उसने न्यू हाइज भी बना दिए और लोगों ने बहुत पैसा छापा। 2020 में कोविड था, निफ्टी 40% करेक्ट हो गया था सिर्फ 5 हफ्ते में। जो लोग मार्च 2020 में बहादुर थे और इन्वेस्टेड रहे मार्केट में, उनका 18 महीने में पैसा डबल हो गया। 2025 में टैरिफ वॉर्स हुए, एफआईआई ने पैसा निकाला, मार्केट नीचे गया। अब 2026 में वो क्राइसिस रिकवर्ड की लिस्ट में है क्योंकि वो सारी चीज़ें हो गई थी। अब यहाँ नया आ गया कि वॉर छिड़ गया और उस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इम्पैक्ट चला गया। अब कोई टैरिफ के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है क्योंकि टैरिफ में तो ट्रेड डील्स हो गई, मार्केट ने उसको पॉजिटिव अपने में फैक्टर इन कर लिया था। बट अब जो वॉर है और वॉर से रिलेटेड जितनी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं वो दिक्कत का विषय है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे, पास्ट में जितने भी क्राइसिस आए हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हों, मार्केट ने रिकवर किया है। अभी हम सिर्फ 12% का अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन देख रहे हैं।
अगर हम पुराने देखें कि 65% और 40% के निफ्टी करेक्ट होने के बाद भी उसने ऑल टाइम हाई बनाया था जाके उसके बाद 26,000 के ऊपर का, तो आप समझ सकते हैं किस तरह के मार्केट में रिकवरी आती है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं टाइम आगे बढ़ रहा है, रिकवरी भी तेज आती है क्योंकि लोगों के पास पैसा है, सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाने को बैठे हुए हैं। FIIs भी पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन जब सब चीज़ें स्टेबल हो जाएं, अब जैसे ही ये सारी चीज़ें स्टेबल होना शुरू होंगी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो पैसा लगा रहे हैं, FII भी इंडिया में वापस आना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे फंसेंगे कौन? जो पैसा नहीं बना पाएंगे वो लोग होंगे जो इस तरह के सिनेरियो में पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देते हैं। वो सबसे गलत डिसीजन होता है कि मार्केट गिरी, आपने कहा लॉस बुक करो, ये मार्केट मेरे लिए नहीं है। ये अगर आपकी सोच है तो मार्केट आपके लिए वाकई में नहीं थी, पहले ही आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए था मार्केट में। मार्केट्स हमेशा एक पेशेंट इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स बना के देती है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट्स आपके लिए कभी रिटर्न्स बना के नहीं देंगी। अब 2020 के बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया और वो अच्छा खासा बन गया। उसके बाद हर कोई सोच रहा था कि इसी तरीके से मार्केट चलती रहेगी। रियलिटी में मार्केट ऐसे नहीं जाती है। आप जो जिगजैग देखते हैं मार्केट के मूवमेंट्स को कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रही है मार्केट, वो मार्केट का ट्रेंड है। अब उसको आप एक दिन में प्लॉट करिए चाहे एक साल में प्लॉट करिए, मार्केट्स इसी तरीके से ही वर्क करती हैं। दूसरा होता है कि बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि अभी 10% करेक्शन आ गया, चलो 15% का वेट कर लेते हैं। अब 15% आ गया, अभी नहीं, अभी 20% का वेट करते हैं, तब मैं पैसा लगाऊंगा। तो ये जो चीज़ होती है इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंसे रहते हैं। आपका जो सही सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आज की तारीख में क्या मार्केट अगले 5 साल के हिसाब से ल्यूक्रेटिव है इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के अगले 5 साल में दे पाएगी अगर मैं आज पैसा लगाता हूँ? अगर इसका जवाब सही है तो आप बिल्कुल मार्केट में इस टाइम पैसा लगाइए। अब एक बात करते हैं कि आपको क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए। तो ड्राई पाउडर क्या होता है? ड्राई पाउडर एक ऐसा हमारा पैसा होता है जो हमने लिक्विड फंड्स या कहीं हमने कैश में रखा हुआ है और जिसके लिए हम सिर्फ वेट करते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आने का मार्केट में, ताकि हम मार्केट में इस पैसे को लगा पाएँ, ताकि ये जो डाउनफॉल्स हैं इसका हम फ़ायदा उठा पाएँ। अब ड्राई पाउडर आपको कैसे डिप्लॉय करना चाहिए, तो उसका मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताता हूँ। सबसे पहला होता है, इसको हम कहते हैं स्टार फ्रेमवर्क, यानी पहला होता है S यानी स्टैगर्ड। एक बार में सारा पैसा नहीं लगाइए, कुछ कुछ टुकड़ों में करके पैसा लगाइए। जैसे अपने ड्राई पाउडर को आप 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और पहला पार्ट आपने लगाया 2 से 4 हफ्ते में, उसमें लगभग 30-35% आपने लगा दिया। दूसरा आपने लगाया अगले 2 से 3 महीने के बीच में, जिसमें 25 से 30% पैसा आपने डिप्लॉय कर दिया अपने ड्राई पाउडर का। और तीसरा आपने लगाया 4 से 6 महीने की विंडो में, उसमें आपने रिमेनिंग 25% लगा दिया है। 10 से 15% ड्राई पाउडर यानी कैश हमेशा बचा के रखिए कि कोई एक्सट्रीम डिप्स आए वहाँ पे आप उस पैसे को यूज़ कर पाएँ। तो वो पैसा उतना एटलीस्ट आपके पास बचा होना चाहिए। 10% हमेशा बचा के रखिए। और स्टैगर्ड एंट्री आप कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको दिख रहा है आप 1 हफ्ते से लेके अगले 6 महीने तक का पैसे को डिप्लॉय कर सकते हैं और मार्केट्स को एग्जैक्ट टाइम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब चाहिए शॉर्ट टर्म सिप्स लगा दीजिए, वो भी यहाँ पे वर्क कर जाएंगी। दूसरा है टारगेट। अब मार्केट में लगाने की तो बात हो गई, लेकिन कहाँ लगाना है वो जानना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर गलत जगह पैसा लगाने चले गए और वहाँ पे अगर आपको रिटर्न्स नहीं बने तो फिर आप ही का नुकसान है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स आपके पास होंगे। तो अगर आप लगा रहे हैं तो लार्ज कैप में सबसे बड़ा पोर्शन आपको लगाना है, क्योंकि वो सबसे स्टेबल कंपनीज होती हैं। तो 35% से 40% आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप उसके बाद आप इंक्लूड करिए जिसमें आप 20 से 25% लगा सकते हैं। और मिड कैप सेक्शन एक ऐसा है जहां पे आप 15 से 20% लगा सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाते हैं। थोड़ा सा आप हाई रिस्क की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप उस तरह की रिस्क ले सकते हैं, तो स्मॉल कैप्स को आप देख सकते हैं। और अगर आप एक सेक्टोरल बेट लेना चाहते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सही एलोकेशंस हैं। आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए, वो आपको एक सही सलाह दे पाएगा कि क्या आपके लिए ये सही है, कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये सही डिसीजंस होंगे कि नहीं।
तो पोर्टफोलियो और अपने रिस्क एपेटाइट और अपने गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो में चेंजेस करिए। चेंजेस के लिए सबसे अच्छा टाइम है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं कर रहे हैं तो ये एक ऐसा टाइम है जब आपको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। आप अगर गोल्ड में लगाना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा पोर्शन लगाइए, 5% मैक्सिमम आप लगाइए गोल्ड में, क्योंकि वो एक ऐसा है जहां आप पोर्टफोलियो को हेज करते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट। आप गोल्ड से रिटर्न्स कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो कि बहुत टाइम से लगाए हुए थे, उनको गोल्ड में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले। पिछले 1-1.5 साल में जो रिटर्न्स आ गए वो आ गए, जिन इन्वेस्टर्स ने वो बनाए हैं। अब जब रैली निकल चुकी है तब अगर आप गोल्ड में एंटर करके सोचिए कि अगला 100% फिर से आप बना लेंगे, तो वो नहीं होने वाला है। मार्केट में जब सामान खरीदने जाते हैं तो सस्ता खरीदते हैं, तो जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट भी सस्ते वाली जगह ही करना है कि अच्छी क्वालिटी का हो सामान और सस्ते में मिल रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको गोल्ड तो उस कैटेगरी में फॉल करता नहीं दिख रहा है। तो हेजिंग के लिए आप गोल्ड को यूज़ कर लीजिए कि 5% अपने पोर्टफोलियो का लगा हुआ है गोल्ड में, कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई, दोबारा वॉर जैसे इवेंट्स आए, तो इन सिनेरियो में गोल्ड की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल टूल साबित हो जाएगा, क्योंकि मार्केट और गोल्ड इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अब आता है एंकर, यानी टेल विंड सेक्टर्स आपको पकड़ने हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनको सीधे सीधे फ़ायदे हो रहे हैं। आपको बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि रेट कट्स हो रहे हैं तो लोन्स की डिमांड बढ़ रही है। लोन्स की डिमांड बढ़ रही है तो इनका ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ रहा है। तो इन कंपनीज़ को आप देख सकते हैं। कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आपके लिए अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे सेक्टर्स हैं, अच्छे फंड्स हैं इस कैटेगरी में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसे सेक्टर्स को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं। जैसे कि अगर हम आईटी लार्ज कैप की बात करें तो वहाँ पे बहुत कंपनीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत कैश रिच हैं, बट वो अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी हैं। और थोड़े बहुत आप डिफेंसिव सेक्टर्स को भी देख सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर और फार्मा। ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम नहीं होती है। तो इन कंपनीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं जो कि इस स्पेस में ऑपरेट कर रही है। या फिर आप कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज़ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी डिमांड कम नहीं होती है। और लास्ट है रीबैलेंस, यानी आपके पास जो पैसा है, आप अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाने के पहले जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसको आपको रीबैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपका जो एलोकेशन पहले था, करंट एलोकेशन सेम है या उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं? अगर आपने 4 एसेट क्लासेस में पैसा लगाया हुआ था, तो ए बी सी डी, तो जिस प्रपोर्शन में थे उसी प्रपोर्शन में है। कोई एसेट क्लास आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न अगर दे गई है तो वहाँ से आप उसको एग्जिट करके जिसने रिटर्न नहीं दिए हैं वहाँ पर लगाइए, ताकि रेशियो आपका सेम हो जाए जो आपने शुरुआत में लगाया था। रीबैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है आप अगर अपना पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बना रहे हैं। यानी जो मैंने कहा था ना, पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत ज़रूरी है। रिव्यू में रीबैलेंसिंग करनी है कि नहीं, वो आपको देखने को मिल जाती है। अब रीबैलेंसिंग का टाइम यही है, जिन लोगों ने सही से रीबैलेंसिंग कर ली उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन जाएंगे आने वाले टाइम में। और उसके बाद अपना पैसा डिप्लॉय करिए रीबैलेंसिंग होने के बाद। अब कुछ गलतियां जो बहुत सारे लोग कर जाते हैं वो ये है कि अब बार बार अपना पोर्टफोलियो खोल के देख रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा है, वॉर जो है वो पिछले इतने दिनों से चल रहा है, यहाँ पे 14 दिन हो चुके हैं वॉर को चलते हुए। आप अगर हर दिन अपना पोर्टफोलियो खोल के देखते रहेंगे कि आज इतना नीचे हो गया, उतना नीचे हो गया, तो वो आपके लिए सही नहीं है। वो आपको सिर्फ नेगेटिव हिट ही देता रहेगा कंटिन्यूसली आपके ब्रेन को कि देखिए मैंने पैसा लगाया और वो कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है जब से मैंने पैसा लगाया। तो वो सही चीज़ नहीं होती है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो हर दिन देखने का कोई तुक नहीं बनता है। दूसरा, बहुत सारे लोग सिप ही बंद कर देते हैं। सिप सबसे अच्छा टूल होता है इस तरह के सिनेरियो में जब वोलेटिलिटी एकदम पीक पे हो, और लोग क्या करते हैं, अपनी सिप बंद कर देते हैं कि अब मैं सिप बंद कर दूंगा क्योंकि मार्केट्स में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। जब मार्केट्स एकदम हाई पे होती है वहाँ अपना सिप चला देते हैं। तो जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट है वो हमें जो मिल रहा होता है वो मिलना बंद हो जाता है। तो यानी मार्केट जब पीक पे है, जब महंगे चल रहे हैं, तब हम सब परचेज कर रहे थे, और जब सस्ते में मिल रहा है तो हमने परचेज करना छोड़ दिया है। तो अगर आप हल्के से भी सेंसिबल है तो आपको पता चल जाएगा कि आप महंगे पे सारी चीज़ें खरीदते चले जा रहे हो, बट जब चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं तो आपने बंद करके रखा हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं खरीदना। तो वो गलती मत करिएगा।
तीसरी गलती है कि एक बार में ही सारा पैसा लगा देना। जैसे मैंने आपको बताया, अपना ड्राई पाउडर धीरे धीरे एलोकेट करना है, स्टैगर्ड वे में एलोकेट करना है। बहुत सारे लोग हैं कि मेरे पास 100 रुपये बचे हुए हैं अकाउंट में, मुझे दिखा निफ्टी 3% करेक्ट हुई, मैंने 100 रुपये पूरे निफ्टी में लगा दिए, निफ्टी अगले दिन फिर 2 और फिर 3% करेक्ट हो गई। तो एक बार में पूरा पैसा ना लगाइए, मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है, धीरे धीरे डिप्लॉय करिए। चौथा है भाई, सोशल मीडिया के टिप्स के पीछे बहुत लोग भागते रहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में हर कोई आपको हर स्टॉक मल्टी बैगर बताना शुरू कर देगा कि यहाँ पे लगाइए मल्टी बैगर बनेगा। तो मल्टी बैगर के पीछे मत जाइए, कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिलता है उसके पीछे जाइए, कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट करते रहिए और आप एक बहुत अच्छा कॉपस बना लेंगे। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बार बार अपनी पीक से कंपेयर कर रहे हैं कि उस टाइम मैंने काश ये पैसा निकाल लिया होता, तो वो गलती मत करिएगा। आप पीक से बार बार उसको जो एंकर करके चल रहे होते हैं कि उस टाइम पे इसकी वैल्यू जो थी 100 रुपये की 150 चल रही थी, अब जो वैल्यू है वो 120 चल रही है, तो ये चीज़ करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने वो 150 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाया था, आपने एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केट में लगाया होगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में एंटर नहीं करे होंगे। तो वो एक और गलती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि कंपैरिजन करते रहते हैं पीक से, तो वो करना बंद करिए। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। अगर सिप आपको रोकनी नहीं है, जैसे आपकी सिप चल रही है वैसे ही चलाते रहिए। अगर पॉसिबल है तो अपने सिप का अमाउंट आप इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप जहाँ से भी सिप चला रहे हैं वो आपको अलाउ करता है, या आप और सिप सेम फोलियो में लगा दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली मार्केट में अपना इनफ्लो बढ़ा रहे हैं। तो जो आपका XIRR है, यानी एनुअलाइज्ड रिटर्न जो आपको दिख रहा होता है आपके पोर्टफोलियो में, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जब मार्केट दोबारा बढ़ेगी आने वाले टाइम पे। वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है, पोर्टफोलियो रिव्यू ज़रूर करिए। जितने भी पोर्टफोलियो हैं आपके, आपकी फैमिली के, दोस्तों के, मेरे हिसाब से सबको इस टाइम पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेना चाहिए। पहली चीज़ तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, दूसरी चीज़ ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिल चुकी है और बहुत सारे एसेट क्लासेस में जो हमारा पैसा लगा था उनका प्रोपोर्शन अब मिसमैच हो चुका है, तो वो हमें वापस से रीगेन करना है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक या म्यूचुअल फंड में ओवरवेट तो नहीं है, तो वो हमें इस टाइम पे ज़रूर करना चाहिए। तीसरा है, जो हमारे पास ड्राई पाउडर रखा हुआ है उसको हमें बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना है। जैसा मैंने आपको बताया, 3-4 ट्रांचेस में डिवाइड कर लीजिए और फिर लगाते रहिए, वो आपको एक बहुत अच्छा कॉपस बना के दे देगा। कहाँ पे आपको पैसा लगाना है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप कहीं ऐसी जगह पैसा ना लगा दीजिए जो कि आगे ग्रो नहीं करने वाला है। तो क्वालिटी पे फोकस करके रखिए, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स में लगाइए, जिनकी कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ हो रही हैं उस तरह के बिजनेस मॉडल्स में पैसा लगाइए, तो आप एक अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 ईयर्स एंड अबव का होराइजन लेके चलिए। करंट सिनेरियो में अगर आप छोटे टाइम होराइजन के हिसाब से जा रहे हैं तो मार्केट्स आपके लिए नहीं है। तो 5 साल और उसके ऊपर का आपको रखना है अपना होराइजन, और आप बहुत ही अच्छे पैसे बना सकते हैं। और देखिए, दूसरे को देख के अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस ना करिए कि उसने ये लगा दिया तो अब मैं भी लगा देता हूँ। देखिए, उसकी दूसरे पर्सन की रिस्क एपेटाइट अलग है, आपकी रिस्क एपेटाइट अलग है, उसके ऊपर लायबिलिटीज़ अलग हैं, आपकी लायबिलिटीज़ अलग हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के लगाइए। हर कोई अगर एक ही जैसा पोर्टफोलियो बना लेता, सबके रिटर्न्स एक जैसे आ जाते, तो हर कोई आज की तारीख में वॉरेन बफे बन चुका होता। तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना पैसा आपके पास है, आप जो लगा सकते हैं मार्केट में, उस हिसाब से लगाइए। दूसरे को देख के अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस ना करिए। और याद रखिए, जितने भी क्राइसिस आए हैं मार्केट्स में, सब में रिकवरी हुई है। चाहे वो 1992 का हर्षद मेहता स्कैम हो, .com क्रैश हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, डीमोनेटाइजेशन हो, IL&FS क्राइसिस हो, जितने भी क्राइसिस आए, कोविड था, टैरिफ वॉर्स था, रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, सब चीज़ों में हमें रिकवरी देखने को मिली है। और इस बार भी मार्केट रिकवर करेगा। कब करेगा वो नहीं पता है, लेकिन जब रिकवर करेगा तो वो हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी मार्केट्स में। और अगर आप पिछले 30 साल का निफ्टी का रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे तो वो अभी भी 13% का है CAGR रिटर्न्स। तो निफ्टी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो आप अगर मार्केट में एक लंबे टाइम के लिए लगा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना लेंगे अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।